Friends, once again welcome on our channel. Today we will discuss about black body spectrum. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कृष्णिका स्पेक्ट्रम। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी क्या होती है एंड ब्लैक बॉडी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी। नाउ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। In this lecture, we will discuss about black body spectrum and the laws related to black body spectrum. तो आज के हमारे इस लेक्चर में कृष्णिका स्पेक्ट्रम तथा कृष्णिका स्पेक्ट्रम पर आधारित नियमों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। So first of all, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले कृष्णिका स्पेक्ट्रम। Since these radiations are coming from a cavity and hence they are also known as cavity radiations, चूंकि विकिरण किसी कोटर द्वारा हमें प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें हम कोटर विकिरण भी कहते हैं। क्योंकि आइसोथर्मल एनक्लोजर के अंदर हमने एक ब्लैक बॉडी रखी है या एक बॉडी रखी है और वो जो बॉडी है वो अपने ऊपर इंसिडेंट सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने ऊपर आपतित संपूर्ण तरंग दैर्ध्य की विकिरणों या प्रकाश का अवशोषण कर लेती है, इसलिए वो बॉडी हमारी ब्लैक बॉडी होगी। और इस केस में आइसोथर्मल एनक्लोजर से जो वेव निकलेगी वो हमारी रेडिएशन होगी, इसलिए क्योंकि ये रेडिएशन हमको कैविटी या आइसोथर्मल एनक्लोजर से मिल रही है, सो इट इज नोन एज कैविटी रेडिएशंस, इसलिए इन्हें हम कोटर विकिरण कहते हैं। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेक्ट्रम। तो यदि हम कृष्णिका विकिरण के लिए एक स्पेक्ट्रम खींचें तो उसमें ऊर्जा का वितरण किस प्रकार होगा वो अब हमको डिस्कस करना है। द इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड बाय ल्यूमर एंड प्रिंगशैम। तो यह स्पेक्ट्रम ल्यूमर तथा प्रिंगशैम ने प्राप्त किया था। अब ये जो अरेंजमेंट है ये ल्यूमर प्रिंगशैम एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट है। यहां पर एक ब्लैक बॉडी चैम्बर है और इस ब्लैक बॉडी चैम्बर में एक ब्लैक बॉडी रखी है, एक कृष्णिका रखी है और इसके आगे हमने एक स्लिट S1 लगा रखी है। इस स्लिट से ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक फाइन बीम की फॉर्म में इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी, इस दर्पण पर आपतित होगी। यहां पर हमने एक रॉक सॉल्ट क्रिस्टल रखा है। In this diagram, S1 and S2 are slits. S1 तथा S2 स्लिट है। M1 and M2 are two mirrors. M1 तथा M2 दो दर्पण हैं। ABC is a rock salt or fluorspar prism placed on a turntable. तो ये ABC हमारा एक रॉक सॉल्ट क्रिस्टल है या फ्लोरस्पार प्रिज्म है और यह प्रिज्म किसी टर्न टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो यहां पर ब्लैक बॉडी चैम्बर है और इस ब्लैक बॉडी चैम्बर में हमने एक ब्लैक बॉडी रखी है, एक कृष्णिका रखी है। तो ये जो कृष्णिका है इस कृष्णिका से विकिरण निकलती है तथा यह विकिरण
इस स्लिट में से गुजरकर एक फाइन बीम की फॉर्म में हो जाती है। यह किरण पुंज या विकिरण पुंज इस दर्पण M1 पर आपतित होता है। इस दर्पण M1 से परावर्तित होकर यह ABC रॉक सॉल्ट प्रिज्म या फ्लोर स्पार प्रिज्म के ऊपर गिरता है और यह प्रिज्म किसी टर्न टेबल के ऊपर रोटेट होता है। तो जैसे जैसे ये रोटेट होगा, अलग अलग एंगल से इसमें से रेडिएशन निकलकर, इसमें से विकिरण निकलकर इस मिरर M2 के ऊपर इंसिडेंट होगी, इस दर्पण M2 पर आपतित होंगी तथा इस दर्पण M2 के फोकस पर हमने एक बोलोमीटर रखा हुआ है। तो ये सारी विकिरणें इस बोलोमीटर में हमें प्राप्त होंगी। तो अलग अलग एंगल पर हमको रेडिएशन मिलेंगी। सो डिफरेंट एंगल पर हमको रेडिएशन की इंटेंसिटी इस बोलोमीटर से मिल जाएगी। ये हमारा डायग्राम था। इन दिस अरेंजमेंट S1 is placed at the focus of M1 so that the rays after reflection from the mirror become parallel. इस प्रायोगिक व्यवस्था में S1 दर्पण M1 के फोकस पर होता है, जिससे कि दर्पण M1 से परावर्तित होकर किरणपुंज हमें समांतर प्राप्त होता है। तो ये हमारी पैरेलल रेज होंगी, समांतर किरणपुंज होंगी। The reflected ray of M1 falls on prism ABC. M1 से परावर्तित किरणें प्रिज्म ABC पर आपतित होती हैं। Since ABC is placed on a turntable of spectrometer, so it can be rotated. चूंकि ABC एक स्पेक्ट्रोमीटर की टर्न टेबल पर रखा होता है, स्पेक्ट्रोमीटर की एक घूमने वाली टेबल पर स्थित होता है, इसलिए इसको हम घुमा सकते हैं। तो ये हमारे स्पेक्ट्रोमीटर की टर्न टेबल पर है, इसलिए इसको हम रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। The emerging ray from ABC falls on the concave mirror M2 and finally enters into the bolometer. ABC से पारगमित विकिरण एक अवतल दर्पण M2 पर आपतित होती हैं तथा M2 से परावर्तित होकर अंत में ये बोलोमीटर में प्रवेश करती हैं। तो पहले रेज यहां से यहां आई थी और क्योंकि S1 मिरर M1 के फोकस पर था, इसलिए M1 से रिफ्लेक्ट होकर या परावर्तित होकर विकिरण समांतर किरणपुंज के रूप में पैरेलल बीम के फॉर्म में इस ABC प्रिज्म के ऊपर गिरती है। और ये जो ABC प्रिज्म है, ये स्पेक्ट्रोमीटर की टर्न टेबल पर रखा होता है, इसलिए इसको हम रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। सो इस M1 से रिफ्लेक्ट होकर विकिरण ABC में आपतित होती है तथा ABC से गुजरने के पश्चात ये दर्पण M2 पर इंसिडेंट होती है, मिरर M2 पर आपतित होती है और इस मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होकर ये बोलोमीटर में प्रवेश करती हैं। Bolometer is connected to a sensitive galvanometer and hence the radiations enter into the bolometer gives a deflection in galvanometer. चूंकि बोलोमीटर एक संसूचित धारामापी से जुड़ा होता है, अतः बोलोमीटर में प्राप्त विकिरण धारामापी में विक्षेप प्रदान करती हैं।
तो जितनी रेडिएशन बोलोमीटर में आएंगी वो, क्योंकि बोलोमीटर हमारा धारामापी से जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, इसलिए वो रेडिएशन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेंगी, धारामापी में विक्षेप प्रदान करेंगी। The turntable is rotated slowly so that the different parts of the radiations falls on bolometer। चूंकि टर्न टेबल या घूमने वाली टेबल को हम धीरे धीरे घुमाते हैं, इसलिए विभिन्न भागों से विकिरण बोलोमीटर में प्रवेश करती हैं। तो क्योंकि टर्न टेबल हमारी रोटेट हो सकती है, उसको हम धीरे धीरे रोटेट करते हैं, इसलिए जो प्रिज्म है वो भी हमारा रोटेट होगा। तो प्रिज्म के डिफरेंट पार्ट से रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होकर बोलोमीटर में एंटर करेगी, बोलोमीटर में प्रवेश करेंगी। The body is heated at different temperature and the curve obtained between lambda and E lambda is found to be like this। चूंकि वस्तु को हम विभिन्न चापों पर गर्म करते हैं तथा लैम्डा एवं ई लैम्डा के मध्य यदि वक्र खींचा जाए तो वह वक्र इस चित्र के अनुसार प्राप्त होता है। तो ये जो कर्व है 1000 केल्विन पर है, ये कर्व 1500 केल्विन पर है और ये वाला कर्व 2000 केल्विन पर मिलता है। अब डायग्राम से क्लियर है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कर्व की जो मैक्सिमा है, वक्र का जो उच्चिष्ट है वो हमारा ऊपर होता जाता है, ऊपर की तरफ उठता जाता है। एंड द वेवलेंथ corresponding to maximum energy is shifted to lower wavelength side। तथा जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता है वक्र की, वहां तरंगदैर्ध्य जहां पर हमें वक्र का उच्चिष्ट प्राप्त होता है वह कम तरंगदैर्ध्य की ओर शिफ्ट होती जाती है, विस्थापित होती जाती है। तो 1000 केल्विन पर मैक्सिमम एनर्जी हमको यहां पर मिल रही है, 1500 केल्विन पर मैक्सिमा यहां पर है, 2000 केल्विन पर मैक्सिमा यहां पर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमारी लोअर वेवलेंथ साइड में शिफ्ट होती है, कम तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होती है। नाउ कंक्लूजन, निष्कर्ष। ये हमारा डायग्राम था। अब डायग्राम से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऊर्जा एक समान रूप से वितरित नहीं है। The total energy emitted by a black body increases rapidly with absolute temperature as E lambda is directly proportional to T raised to 4। कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा परम ताप के साथ तेजी से बढ़ती है तथा यह परिवर्तन E lambda is directly proportional to T raised to 4 के रूप में होता है। तो अगर ताप बढ़ेगा तो जो इमिटेड एनर्जी है, कुल उत्सर्जित ऊर्जा है, उसका मान ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एट अ गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन increases with increase in wavelength and become maximum at a particular wavelength and again start to decrease। किसी दिए गए ताप पर विकिरण की तीव्रता तरंगदैर्ध्य के साथ बढ़ती है
एक विशेष तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम होती है। इसके पश्चात तरंग दैर्ध्य के साथ घटती है। तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करते हैं, किसी विशेष ताप की बात करते हैं, तो ये कर्व हमारा 2000 केल्विन पर है। तो 2000 केल्विन पर अगर हम लैम्डा बढ़ाते हैं तो रेडिएशन की इंटेंसिटी या विकिरण की तीव्रता बढ़ती है, एक विशेष तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम हो जाती है, और उसके बाद में अगर हम तरंग दैर्ध्य बढ़ाते हैं, वेवलेंथ इंक्रीज करते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कम होती है। द वेवलेंथ corresponding to maximum E lambda, that is lambda m, decreases with t as lambda m is directly proportional to 1 upon t. E lambda के अधिकतम मान के संगत तरंग दैर्ध्य अर्थात लैम्डा m का मान ताप T के साथ में घटता है, तथा यह परिवर्तन लैम्डा m is directly proportional to 1 upon t या लैम्डा m is inversely proportional to t के रूप में होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, वो वेवलेंथ जहां पर एनर्जी मैक्सिमम है उसका मान घटेगा। तो टेम्परेचर यहां पर बढ़ रहा है एंड वेवलेंथ लैम्डा m की वैल्यू घटती है। यहां पर यह है, इधर कम हो गई और यहां पर और कम हो गई है। तो इस टाइप से t जैसे जैसे बढ़ेगा, मैक्सिमम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू हमारी कम होती जाएगी। At wavelength lambda m, the value of maximum emissive power E lambda m is directly proportional to the fifth power of the absolute temperature, that is as E lambda m is directly proportional to T raised to 5. तरंग दैर्ध्य लैम्डा m पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता E लैम्डा m का मान परम ताप के पंचम घात के समानुपाती होता है, अर्थात E lambda m is directly proportional to T raised to 5. Here T is the absolute temperature. यहाँ T परम ताप है। So E lambda m का मान परम ताप के पंचम घात के समानुपाती है। E lambda m is directly proportional to T raised to 5. At a given temperature, the area between the energy distribution curve and the wavelength axis is always equal to its total emissive power E. किसी दिए गए ताप पर तरंगदैर्ध्य अक्ष तथा ऊर्जा वितरण वक्र के मध्य का क्षेत्रफल सदैव कुल उत्सर्जन क्षमता E के बराबर होता है। तो टोटल इमिसिव पावर E के इक्वल होगा, जो हमारा वेवलेंथ एक्सिस है, तरंगदैर्ध्य अक्ष है, तथा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या ऊर्जा वितरण वक्र है, उसके मध्य का एरिया, उसके बीच का क्षेत्रफल। तो किसी दिए गए ताप पर कुल उत्सर्जन क्षमता का मान तरंगदैर्ध्य अक्ष तथा ऊर्जा वितरण वक्र के मध्य के क्षेत्रफल के बराबर होता है। So E is directly proportional to integration 0 to infinity E lambda d lambda. Now laws related to black body spectrum, कृष्णिका स्पेक्ट्रम से संबंधित नियम। तो यहां पर हम वीन्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ एंड रेले जीन्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। सो लॉज रिलेटेड टू ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, कृष्णिका विकिरण से संबंधित नियम। फर्स्ट वन इज स्टीफन लॉ।
स्टीफन का नियम। According to this law, the rate of emission of radiant energy by unit area of a perfectly black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। किसी पूर्णतः कृष्णिका द्वारा प्रति एकक क्षेत्रफल उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो कोई ब्लैक बॉडी हमारे पास में है और वो जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है उसके यूनिट एरिया से जो एनर्जी इमिट हो रही है उसका जो रेट ऑफ इमिशन है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के इक्वल होगा। तो किसी पूर्णतः कृष्णिका द्वारा प्रति एकक क्षेत्रफल उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर उस वस्तु के उस कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। So E is directly proportional to T raised to 4. Here T is absolute temperature। और जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे, इस समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो हमको एक कांस्टेंट मिलेगा एंड इक्वल टू का साइन मिलेगा। सो इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4। दिस सिग्मा is a constant and this constant of proportionality is known as Stephen's constant। तो यह सिग्मा एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम स्टीफन नियतांक कहते हैं। So sigma is Stephen's constant, sigma स्टीफन नियतांक है and its value is 5.672 into 10 to the power minus 8 watt per meter square into Kelvin raised to 4। तो यह इसका मान होता है। Since Boltzmann proved this law thermodynamically, so it is also known as Stephen-Boltzmann's law। चूंकि बोल्ट्जमान ने इस नियम को ऊष्मागतिकी रूप से सिद्ध किया था इसलिए यह नियम स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम कहलाता है। If the body is not a perfect black body, अभी जो हमने फॉर्मूला लिया था वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए था, आदर्श कृष्णिका के लिए था। यदि वस्तु पूर्णतः कृष्णिका नहीं हो या आदर्श कृष्णिका नहीं हो तो इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4 जो हमारा स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ था। ये लॉ हमारे परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए वैलिड था और हमने कहा है कि अगर बॉडी हमारी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा मॉडिफाई हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा इक्वल टू ई सिग्मा टी रेज टू 4। दिस ई इज नोन एज इमिसिविटी ऑफ द बॉडी। यह ई वस्तु की उत्सर्जकता कहलाती है। Here E is the emissivity or relative emissive power of the given body। यहाँ E उत्सर्जकता है या यह दी गई वस्तु की आपेक्षिक उत्सर्जन क्षमता कहलाती है and its value is lying between 0 and 1। E का मान 0 तथा 1 के बीच में होता है। The value of E depends on the nature of the black body and its value lies between 0 and 1। E का मान अर्थात उत्सर्जकता का मान कृष्णिका की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा इसका मान 0 तथा 1 के मध्य स्थित होता है। For a perfect black body E equal to 1। एक आदर्श कृष्णिका के लिए
E का मान 1 होता है। If a body at temperature T1 Kelvin be surrounded by another black body at temperature T2 Kelvin, then the rate of emission of energy by the first body will be। यदि एक कृष्णिका जो T1 केल्विन ताप पर है एक अन्य कृष्णिका जो T2 केल्विन ताप पर है से घिरे हुए हो तो प्रथम वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की दर होगी इक्वल टू सिग्मा T1/4 माइनस T2/4। तो फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर T1 है एंड सेकेंड बॉडी का टेम्परेचर T2 है। सो अगर ये दोनों बॉडी ब्लैक बॉडी हैं, यदि दोनों ये वस्तु कृष्णिका हो तो हमारा फॉर्मूला ये है एंड फॉर एनी बॉडी, तथा किसी भी वस्तु के लिए यह सूत्र हमारा परिवर्तित हो जाएगा इक्वल टू ई सिग्मा T1/4 माइनस T2/4। सो ई इक्वल टू ई सिग्मा T1/4 माइनस T2/4। सो अगर ब्लैक बॉडी है तो E इक्वल टू 1, और अगर ब्लैक बॉडी नहीं है कोई भी बॉडी है तो यहां पर हम E काम में लेंगे। नाउ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन विस्थापन नियम। According to Wien's displacement law, the product of the wavelength corresponding to the maximum energy, that is lambda m, and the absolute temperature is constant। वीन विस्थापन नियम के अनुसार अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य अर्थात लैम्डा m एवं परम ताप का गुणनफल नियत रहता है। तो लैम्डा m इंटू कैपिटल T की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। लैम्डा m इंटू T इज कांस्टेंट और लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, या लैम्डा m का मान परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहां से हमको क्या मिलेगा, लैम्डा m इंटू T इक्वल्स टू B। This B is known as Wien's constant। B वीन नियतांक कहलाता है। So B is Wien's constant and its value is 2.88 into 10⁻³ मीटर केल्विन। तो B वीन नियतांक है जिसका मान 2.88 into 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। नाउ वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन विकिरण नियम। According to Wien, at any temperature T, the spectral emissive power E of a black body radiations lying between the wavelength range lambda and lambda plus d lambda is E lambda d lambda is equal to A upon lambda⁵ f of lambda t d lambda। वीन के अनुसार किसी ताप T पर एक कृष्णिका विकिरण की स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता जो लैम्डा एवं लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परास के मध्य हो का मान ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू A upon lambda⁵ f of lambda t d lambda होता है। Here A is a constant and f of lambda t is the function of wavelength and temperature। यहाँ A नियतांक है तथा f of lambda t तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा परमताप T का फलन होता है। So here f of lambda t is a function of lambda and t। यहां f of lambda t लैम्डा तथा t का फलन है। आफ्टर कंपेयरिंग द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व of the black body radiation
and Maxwell's energy distribution curve, वीन ने कृष्णिका विकिरण के ऊर्जा वितरण वक्र तथा मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण वक्र की तुलना करके पाया कि एफ ऑफ लैम्डा टी का मान एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन लैम्डा टी होता है। तो एफ ऑफ लैम्डा टी की वैल्यू ये है। नाउ एक फॉर्मूला ये था एंड एफ ऑफ लैम्डा टी की वैल्यू हमने एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन लैम्डा टी कहा था, तो ये वैल्यू आप यहां पर रख दो तो ई लैम्डा डी लैम्डा क्या हो जाएगा, ए अपॉन लैम्डा रेज़ टू 5 एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा, एंड दिस इज नोन एज वीन्स रेडिएशन लॉ। यह सूत्र वीन विकिरण नियम कहलाता है। This law was found to agree with the experimental curve only at shorter wavelength and it fails at longer wavelength। यह नियम केवल अल्प तरंगदैर्ध्य के लिए प्रायोगिक वक्र से मेल खाता है तथा उच्च तरंगदैर्ध्य पर यह फेल हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल कर्व को फॉलो नहीं करता है, प्रायोगिक वक्र का अनुसरण नहीं करता है। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल कर्व या प्रायोगिक वक्र को देखें तो यह नियम केवल अल्प तरंगदैर्ध्य के लिए मान्य है जबकि उच्च तरंगदैर्ध्य के लिए यह मान्य नहीं है। नाउ रेले जीन्स लॉ, रेले जीन्स का नियम। According to Rayleigh, the atomic oscillators present in the black body generate the radiation waves in exactly the same way as a cubical cavity produces the stationary waves of certain wavelength। रेले के अनुसार कृष्णिका में विद्यमान परमाणविक दोलित्र ठीक उसी प्रकार विकिरण तरंग उत्पन्न करते हैं जैसे कि किसी घनाकार कोटर में या घनाकार छिद्र में विभिन्न तरंगदैर्ध्यों की अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती है। तो जैसे किसी क्यूबिकल कैविटी में सर्टेन वेवलेंथ की स्टेशनरी वेव्स या अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार कृष्णिका के भीतर विद्यमान परमाणविक दोलित्र विकिरण तरंगें उत्पन्न करते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग द मोड ऑफ वाइब्रेशंस इन स्टेशनरी वेव्स ऑफ ब्लैक बॉडी वी कंसिडर दैट द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज ए इक्वल्स टू ए साइन के डॉट आर कॉस ओमेगा टी। कृष्णिका द्वारा उत्पन्न प्रगामी तरंग के कंपन की विधाएं ज्ञात करने के लिए हम अप्रगामी तरंग की समीकरण ए इक्वल टू ए साइन के डॉट आर कॉस ओमेगा टी लेते हैं। अब के हमारा वेव वेक्टर है एंड आर कोई पोजीशन वेक्टर है, तो आर अगर आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड है एंड वेक्टर के इक्वल टू आई कैप के एक्स प्लस जे कैप के वाई प्लस के कैप जेड है, तो वेक्टर ए आ जाएगा ए साइन के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड कॉस ओमेगा टी। से हमारे स्टेशनरी वेव की इक्वेशन हमने मानी है, कंसिडर की है। इफ द नोड्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड एट द वॉल्स ऑफ द कैविटी, यदि अप्रगामी तरंग के निस्पंद
कैविटी या कोटर की दीवारों पर उत्पन्न होते हैं तो ये हमने एक क्यूबिकल बॉक्स दिखाया है और इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर जो हमारे स्टेशनरी वेव के नोड मिल रहे हैं वो यहां पर वॉल पर मिल रहे हैं, दीवारों पर मिल रहे हैं। तो एक मोड ऑफ वाइब्रेशन हमारा ये है, दूसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन ये है और इसी तरह से तीसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन ये है। तो यह हमारी प्रथम कंपन विधा, ये द्वितीय कंपन विधा और ये तृतीय कंपन विधा। तो यहां पर डायग्राम से क्लियर है कि ये जो वॉल है, दीवारें हैं, यहां पर हमें नोड मिलते हैं, निष्पन्द मिलते हैं। सो kx is equal to nx pi by a, ky equal to ny pi by a, kz equal to nz pi by a. Here a is the side of cubical cavity. यहां a घनाकार कोटर की भुजा है। तो जो हमने क्यूब लिया है या क्यूबिकल कैविटी लिया है उसकी जो साइड है या भुजा है वो हमारी a है। Also k square equal to kx square plus ky square plus kz square एंड kx, ky एंड kz की वैल्यूज ये थी। तो अगर इन तीनों को हम स्क्वायर करके ऐड करें तो यहां पर हमको पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा एंड ब्रैकेट में क्या आएगा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। सो k स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर और यहां से nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। सिंस k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, सो लैम्डा हमारा c बाई न्यू होता है। सो k आ जाएगा 2 पाई अपॉन c बाई न्यू और ये क्या हो जाएगा 2 पाई न्यू अपॉन c। सो k इक्वल टू 2 पाई न्यू अपॉन c। सो k की जगह हम 2 पाई न्यू अपॉन c रख देते हैं। सो k स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर एंड a स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर यहां पर एज इट इज है। सो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर एज इट इज इंटू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल करो। सो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर हमको मिल जाएगा 4 a स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। नाउ इफ nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, सो ये हमारा n स्क्वायर आ जाएगा। सो n स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सो n स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। दिस इक्वेशन गिव्स द अलाउड फ्रीक्वेंसीज और द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इनसाइड द क्यूब। यह समीकरण स्वीकृत आवृत्ति या किसी घन में विद्यमान कंपन विधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो अलाउड फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, स्वीकृत आवृत्तियां क्या होंगी या मोड ऑफ वाइब्रेशन ये कंपन विधाएं क्या होंगी, कौन सी होंगी, वो सारा हमको ये इक्वेशन प्रोवाइड करता है। दिस इक्वेशन शोज दैट only those frequencies are allowed for which it holds with the various choice of positive integrals values of nx, ny and nz। यह समीकरण यह दर्शाता है कि केवल वे आवृत्तियां स्वीकृत हैं जिनके लिए nx, ny, nz के धनात्मक
पूर्णांक मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो nx ny nz के वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो फ्रीक्वेंसीज यहां पर अलाउ होगी, दूसरी कोई भी अलाउ नहीं होगी। Each choice of nx, ny and nz corresponds to a mode of vibration. nx, ny, nz के संगत प्रत्येक चुने गए मान कंपन विधाएं प्रदान करते हैं। The number of modes of vibrations within the frequency range 0 to nu is equal to the value of the octant 1/8 of the spherical shell with the radii n equal to, क्योंकि यहां से अगर n की वैल्यू निकालोगे तो n क्या आएगा 2a nu अपॉन c। अतः आवृत्ति परास 0 से न्यू के मध्य कंपन विधाओं की संख्या 2a न्यू अपॉन c त्रिज्या के गोले के 1/8 भाग के बराबर होती हैं। अभी हमने डायग्राम दिखाया है, यहां पर 2 डायमेंशनल डायग्राम हमने दिखाया है, इसलिए यहां पर हम ऑक्टेंट की जगह एक क्वाड्रेंट दिखा रहे हैं। सो अगर इसको 3 डायमेंशन में लोगे तो ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो चतुर्थांश है, ये हमारे अष्टांक में परिवर्तित हो जाएगा, ऑक्टेंट में चेंज हो जाएगा। If nu is very large, then the number of modes of vibration in the volume of cavity A cube is, यदि nu का मान अत्यंत अधिक हो तो A क्यूब आयतन वाले कैविटी में, कोटर में या छिद्र में कंपन विधाओं की संख्या n is equal to 1/8 into 4/3 pi 2a nu अपॉन c होल क्यूब, क्योंकि हमने कहा था कि ये इसका रेडियस है और अगर इसका वॉल्यूम निकालोगे स्फीयर का तो आएगा 4/3 पाई n क्यूब, मीन्स 4/3 पाई 2a न्यू अपॉन c होल क्यूब। और हमने कहा है इसका ऑक्टेंट लेना है, ये 1/8 पार्ट लेना है, सो n इक्वल टू 1/8 इंटू 4/3 पाई 2a न्यू अपॉन c होल क्यूब। So this will be equal to 1/8 into 4/3 पाई, और इसका क्यूब ओपन करोगे सो 8a क्यूब न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब। सो 8 से 8 कैंसिल कर दो तो यहां पर हमको क्या मिलेगा 4/3 पाई a क्यूब न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n, दैट इज द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन द वॉल्यूम ऑफ कैविटी ए क्यूब। यहां ए क्यूब आयतन वाले कोटर में कंपन विधाओं की संख्या प्रदान करता है। अब n की वैल्यू हमने ये निकाली थी, द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवृत्ति परास में प्रति एकक आयतन कंपन विधाओं की संख्या n न्यू डी न्यू इक्वल टू डी एन अपॉन ए क्यूब। तो पहले हम इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, सो डी एन क्या आ जाएगा 4/3 पाई ए क्यूब अपॉन सी क्यूब, एंड न्यू क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3 न्यू स्क्वायर डी न्यू। सो डी एन इक्वल टू 4/3 पाई ए क्यूब अपॉन सी क्यूब 3 न्यू स्क्वायर डी न्यू। अब 3 से 3 कैंसिल करो, सो डी एन क्या आएगा 4 पाई
ए क्यूब न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। अब dn की ये वैल्यू आप यहां पर रखो तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा। सो एन न्यू डी न्यू की वैल्यू आएगी 4 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। सो एन न्यू डी न्यू इक्वल टू 4 पाई न्यू स्क्वायर upon c cube d nu. So this is the number of modes of vibration per unit volume in the frequency range nu to nu plus d nu. तो यह nu से nu plus d nu आवृत्ति परास में प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या प्रदान करता है। Since electromagnetic waves are transverse in nature, and in transverse wave there are two possible polarization of each wave। चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं तथा अनुप्रस्थ तरंगों में प्रत्येक तरंग के संगत दो ध्रुवण संभव हैं, तो एक वाइब्रेशन हमारे परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा एंड दूसरा इन प्लेन होगा। तो क्योंकि रेडिएशन हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विकिरण हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती है, अनुप्रस्थ होती है तथा अनुप्रस्थ तरंगों में प्रत्येक तरंग के संगत दो ध्रुवण की कलाएं संभव हैं। एक पोलराइजेशन वो होगा जिसके वाइब्रेशन इन प्लेन होंगे और दूसरा पोलराइजेशन वो होगा जिसके वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन होंगे। तो एक ध्रुवण वो होगा जिसमें वाइब्रेशन हमारे तल में होंगे और दूसरा ध्रुवण वो होगा जिसमें वाइब्रेशन तल के लंबवत होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। सो एन न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। सो एन न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। Now the number of modes of vibration per unit volume in the wavelength range lambda to lambda plus d nu। लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परास में प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या। अभी हमने फ्रीक्वेंसी रेंज में ली थी, अब हम वेवलेंथ रेंज में लेते हैं। सो फ्रीक्वेंसी रेंज में हमारे पास में ये फॉर्मूला था, सिंस c इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा, और न्यू का अगर डिफरेंशियल करोगे सो डी न्यू आ जाएगा माइनस c बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे सो मैग्नीट्यूड डी न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में न्यू की जगह c बाई लैम्डा रखते हैं एंड डी न्यू की जगह c बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा रखते हैं। सो एन लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू हमको मिलेगी 8 पाई अपॉन सी क्यूब एज इट इज। इस न्यू की जगह c बाई लैम्डा रखा है, सो c बाई लैम्डा होल स्क्वायर, एंड इस डी न्यू की जगह हमने c बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा रखा है, सो c बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। अब हम क्या करें, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर और ये c बाई लैम्डा स्क्वायर। तो c स्क्वायर एंड c क्यूब से c क्यूब कैंसिल, ये लैम्डा स्क्वायर और ये लैम्डा स्क्वायर, सो लैम्डा रेज़ टू 4। सो एन लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई अपॉन लैम्डा रेज़ टू 4 डी लैम्डा। सो एन लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई अपॉन lambda raised to 4 d lambda. Now, from Maxwell's Boltzmann's law of equipartition of energy, the energy corresponding to each mode of vibration is kT. मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ऊर्जा समविभाजन के नियम से प्रत्येक कंपन विधाओं के संगत ऊर्जा का मान kT होगा, और यहां पर हमारे पास में
टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन एन लैम्डा डी लैम्डा है। सो हम क्या करते हैं, एन लैम्डा डी लैम्डा को केटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो द एनर्जी डेंसिटी इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, अतः लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास में ऊर्जा घनत्व u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू एन लैम्डा डी लैम्डा इंटू के टी। एन लैम्डा डी लैम्डा हमारा ये है, तो इसको के टी से मल्टीप्लाई करो। सो u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा रेज़ टू 4 डी लैम्डा। सो u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा रेज़ टू 4 डी लैम्डा। सो ये जो फॉर्मूला आया है, दिस इज रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। यह तरंगदैर्घ्य के पदों में रेले जीन का विकिरण नियम कहलाता है। सिंस लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू एंड डी लैम्डा इक्वल टू माइनस सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू, सो डी लैम्डा का मैग्नीट्यूड निकाला है, सो सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू। सो the energy density in the frequency range nu and nu plus d nu, अतः nu एवं nu plus d nu आवृत्ति के मध्य ऊर्जा घनत्व। अब इसके लिए हम d लैम्डा की जगह c बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू रखते हैं एंड लैम्डा की जगह c बाई न्यू रखते हैं। सो यू न्यू डी न्यू की वैल्यू हमको मिलेगी 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की जगह c बाई न्यू रख दिया, सो c बाई न्यू होल रेज़ टू 4 एंड डी लैम्डा हमारा आ गया है c बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू। अब ये क्या हो जाएगा, 8 पाई के टी न्यू रेज़ टू 4 अपॉन c रेज़ टू 4। सो 8 पाई के टी न्यू रेज़ टू 4 अपॉन c रेज़ टू 4, और ये हमारा एज इट इज। अब एक c से c कैंसिल कर दो तो यहां पर c क्यूब बचेगा, और न्यू स्क्वायर और इसको कैंसिल करोगे तो यहां पर न्यू स्क्वायर बचेगा। सो यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई के टी न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। सो यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर के टी अपॉन सी क्यूब डी न्यू। दिस इज द रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यह आवृत्ति के पदों में रेले-जीन का विकिरण नियम है। सो यहां पर हम आज का लेक्चर हमारा एंड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में इस ब्लैक बॉडी का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लिया है, एंड साथ में हमने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के जो लॉज हैं, जो नियम हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। सो गुड बाय।